कैसे हैं आप लोग सब जी। तो क्लास आज हम चैप्टर नंबर 16 का इकोलॉजी में आज हम इसमें लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। डेंगू फीवर एक डिसऑर्डर है हमारे पास आज का, तो बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। डेंगू फीवर एक्चुअली एक वायरल फीवर है। डेंगू फीवर एक्चुअली हमारे पास वायरल फीवर है, और इसे वायरल फीवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो कॉस्टिव एजेंट है वो हमारे पास का जो पैथोजन है वो एक वायरस है। तो फीवर विच इज ट्रांसमिटेड बाय द डेंगू वेक्टर एडीज एंड कॉज बाय द डेंगू वायरस। एक्चुअल जो इसका कॉज है, या जो आप समझे डेंगू फीवर का जो पैथोजन है, पैथोजन किसे कहा जाता है? जो डिजीज़ कॉज करता है। तो डेंगू फीवर को जो पैथोजन कॉज कर रहे हैं वो है डेंगू वायरस, लेकिन इसे जो ट्रांसमिट कर रहे हैं वो हमारे पास एक मॉस्किटो है एडीज। वो इसे इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में ट्रांसमिट कर रहा है। तो ट्रांसमिशन इसकी एडीज से होती है, और कॉज जो है इसका वो डेंगू वायरस है। इसी वजह से इसे डेंगू फीवर कहा जाता है। जो हमारे पास इसका वेक्टर है डेंगू फीवर का, जैसे मैंने ऊपर भी बताया, वो है हमारे पास एडीज। एडीज एजिप्टी इसका कंप्लीट नेम है इस मॉस्किटो का। मॉस्किटो की जो स्पीशी इन डेंगू फीवर कॉज करी है वो है एडीज एजिप्टी, और ये कॉज करता है हमेशा फीमेल, क्योंकि फीमेल क्या करते हैं, इसे अपने एग्स को ले करने के लिए एक हैवी मील चाहिए होता है किसी भी बर्ड या होता है। सबसे ज़्यादा इसकी अगर आप वाइड डिस्ट्रीब्यूशन देखें डेंगू फीवर की, तो सबसे ज़्यादा इस पाया जाता है ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, फिर सब ट्रॉपिकल कंट्रीज आके हो। तो जो ट्रॉपिकल एरियाज हमारे पास आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान भी है, इंडिया, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, चाइना है। अभी मैंने अफ्रीका मेंशन नहीं किया, तो अफ्रीका भी है इसमें। तो वहाँ पे मतलब ये जो एडीज एजिप्टी है, इसकी जो ब्रीडिंग रेट्स हैं वो इन एरियाज़ के अंदर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा होती है, जिसमें मैंने कुछ कंट्रीज़ अभी मेंशन किए। तो पाकिस्तान में ये सबसे पहले आउटब्रेक हुआ था 2011 में लाहौर पे, और इसके अलावा WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग टू इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे प्रोग्राम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू देखा गया है कि 50 मिलियन जो हमारे पास इन्फेक्शन है वर्ल्ड वाइड वो डेंगू फीवर का है, और प्रेजेंटली पाकिस्तान में 2.5 बिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें डेंगू फीवर हो चुका है। तो जी क्लास, डेंगू फीवर का ये इंट्रोडक्शन था। ये एक वायरल इन्फेक्शन या एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि एक मॉस्किटो एडीज एजिप्टी ट्रांसमिट करते हैं इसको, और इससे डेंगू फीवर जो डेंगू वायरस जो है इसका बेसिक कॉज है या इसका पैथोजन है। तो अब हम थोड़ा सा इसका देखते हैं ट्रांसमिशन कैसे होती है। ट्रांसमिशन देखते हैं हम इस वायरस की। डेंगू वायरस जो है ये ट्रांसमिट कैसे होता है? होता क्या है कि व्हेन फीमेल एडीज मॉस्किटो बाइट्स एनी इन्फेक्टेड पर्सन, जब भी कभी ये जो फीमेल एडीज मॉस्किटो है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को, मतलब जिसमें डेंगू वायरस मौजूद है, बाइट करते हैं, तो एक्चुअली वो रिसीव कर लेता है उस वायरस को, और देन ये क्या करेगा, व्हेन दिस इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो, जब ये इन्फेक्टेड जो एडीज मॉस्किटो है जब बाइट करेगा एनी नॉर्मल पर्सन, किसी भी नॉर्मल पर्सन को
अगर वो बाइट करेगा तो वो उसमें फिर एडीज को ट्रांसमिट कर देगा, किस चीज़ को, डेंगू को, डेंगू वायरस को। एडीज किसे ट्रांसमिट कर देगा, डेंगू वायरस को। तो डेंगू वायरस की जो टाइप्स हैं हमारे पास मेजर वो 4 है। मेजर टाइप्स कितनी है, 4। डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4। WHO जो आपके पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सर्वे प्रोग्राम में देखा गया है कि हमारे पास ये जो 4 टाइप अभी मैंने बताई, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4, इनमें से एक वायरस ऐसा है हमारे पास, जस्ट ओनली सिंगल वायरस ऐसा है जो आपको लाइफ टाइम मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसकी वैक्सीन मौजूद है। उसकी वैक्सीन नंबर 4 पे जो डेन 4 वायरस आ रहा है, उसकी हमारे पास वैक्सीन मौजूद है और उसी केस के अंदर पेशेंट रिकवर कर सकते हैं। बाकी 3 जो हमारे पास डेन 1, डेन 2 और डेन 3 जो वायरस है, इनकी हमारे पास कोई वैक्सीन वगैरह नहीं है, कोई इसमें कोई एंटीबायोटिक या किसी तरह का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय इसके के पेन किलर लिया जाए। तो जी क्लास, ये थी इसकी ट्रांसमिशन, और उस साथ के साथ मैंने आपको मेंशन किया उसकी 4 मेजर टाइप्स के बारे में कि वो कौन सी हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा लाइफ साइकिल देखते हैं। लाइफ साइकिल करता है एग्स को। हमारे पास जो अडल्ट फीमेल एडीज है, वो ले करते हैं एग्स को, और वो फिर फर्दर उसमें मतलब मिचोरेशन के बाद वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये लार्वा है हमारे पास, और लार्वा जो आगे फिर एक हार्ड डिस्क टाइप प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, और वो फर्दर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के बाद अडल्ट मतलब एडीज में चला जाता है। अडल्ट एडीज के जो विंग होंगे वो बहुत ज़्यादा थिन और शाइनिंग होंगे, और इसके अलावा उस पर वाइट स्पॉट होंगे, उसकी बॉडी पे वाइट स्पॉट। डेंगू फीवर की अब टाइप्स देख लेते हैं। पहले हमने डेंगू वायरस की टाइप्स देखी थी, अब हम टाइप्स देखेंगे किस चीज़ की, डेंगू फीवर की। डेंगू फीवर की जो बेसिक टाइप्स हैं वो हमारे पास 2 हैं, DHF और DSS। DHF क्या है हमारे पास, दैट इज डेंगू हेमरेजिक फीवर। DHF स्टैंड फॉर वर्ड डेंगू हेमरेजिक फीवर, एंड DSS स्टैंड फॉर वर्ड डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो ये 2 हमारे पास सिग्निफिकेंट टाइप है डेंगू की। आप इसमें एक्चुअली इन दोनों में एक कॉमन सिम्टम एक जिससे हमें आइडिया होता है, DHF के अंदर होता क्या है कि पेशेंट में जो उसका प्लेटलेट काउंट होता है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फिर पेशेंट का जो प्लाज्मा जो है उसमें लीकेज हो जाता है, और फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है पेशेंट को, गम से, नोज से और इंटरनल स्किन से कहीं से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और DHF केस के अंदर यहाँ पास DHF है, इसमें तो हमने देखा कि पेशेंट का प्लेटलेट काउंट इशू क्रिएट हो जाता है, लेकिन जो DSS है यहाँ पे पेशेंट का जो ब्लड लेवल है वो काफ़ी हद तक क्या हो जाता है, लो हो जाता है। सॉरी, DSS के अंदर पेशेंट का ब्लड क्या हो जाता है, काफ़ी हद तक लो हो जाता है, तकरीबन उसका डायस्टोलिक 60 और सिस्टोलिक प्रेशर उसका 90 हो जाता है। तो इस तरीके से नॉर्मल तो हमारा 120/80 होता है ना, बट यहाँ 60-90 केस आ जाता है, तो पेशेंट शॉक में चला जाता है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, DSS के अंदर पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी हद तक ड्रॉप हो जाता है, BP लो हो जाता है पेशेंट का, इस वजह से वो शॉक में चला जाता है, उसका मेंटल वर्क एबनॉर्मल हो जाता है। और जो DHF है वहाँ पे पेशेंट का प्लेटलेट काउंट रेट डिक्रीज कर जाता है, जिससे प्लाज्मा लीकेज होता है और ब्लीडिंग हो जाती है नोज से या गम से या किसी भी इंटरनल पार्ट से। तो जी क्लास, हम थोड़ी सी इसकी सिम्टम देख लेते हैं कि हमें पता कैसे चलता है कि ये डेंगू पेशेंट है।
डेंगू फीवर हो चुका है ऐसे, तो सबसे पहला कॉमन सिम्टम जो है इसमें, वो उसमें हाई ग्रेड फीवर हो जाता है पेशेंट को। हाई ग्रेड फीवर की जो रेंज है कम से कम 104, ज़्यादा से ज़्यादा 106 फ़ारेनहाइट। और इसी तरीके से पेशेंट को काफ़ी स्वेयर में दर्द होता है उसको, और पेन होता है बिहाइंड द आइज, मतलब डीप पेन होता है जो ब्रेन से कनेक्टेड होता है। इसी तरीके से तेज़ बुखार हो जाना, उससे शदीद किस्म का सर दर्द होना, और फिर आइज के अंदर पेन होना, बहुत ज़्यादा पेन होना। मसल्स एंड जॉइंट पेन, पूरी बॉडी में बड़ा पेन होता है, मसल्स में स्पेशली और जॉइंट में। इसीलिए डेंगू फीवर का एक और नाम भी रखा गया, बोन ब्रेक फीवर। बोन ब्रेक फीवर, क्योंकि यहाँ पेशेंट को मसल और जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है, और लास्ट में रैशेज हो जाते हैं इसकी बॉडी पे। और बाकी यहाँ मैंने मेंशन तो कर ही दिया कि उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, या फिर प्लाज्मा ब्लीड उसकी लीकेज होता है, जिससे ब्लीडिंग हो जाती है बेसिकली नोज़ और गम से, और इंटरनल स्किन का भी कोई कंपोनेंट हो सकता है। तो जी क्लास, ये तो था डेंगू फीवर। डेंगू फीवर को जो कॉज कर रहे हैं, जो उसका वेक्टर है, वो हमारे पास एक मॉस्किटो एडीज एजिप्टी। तो अगर हम डेंगू फीवर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमें डेंगू वायरस को कैसे कंट्रोल करना है, जो उसका वेक्टर जो उसे ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहा है, हमें उसकी ब्रीडिंग को रोकना पड़ेगा। उसकी ब्रीडिंग कैसे रोकी जा सकती है? एक्चुअली जो डेंगू का जो वेक्टर है हमारे पास, वो ले एग करता है, बट ऐसे वाटर में जो क्लीन हो और मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में हो। एक तो रुका हुआ हो पानी, और सेकंड वो क्लीन हो, नीट हो। गंदे पानी में या स्टेगनेंट वाटर में जो एडीज है वो ले नहीं करता एग्स अपने। ठीक है, तो कंट्रोल देखते हैं कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रीडिंग एडीज की। तो आपका जितने भी आप घरों में जितने भी कंटेनर यूज़ करते हैं आप, लाइक कोई आइसक्रीम कंटेनर, या आप वाटर के डिफरेंट कंटेनर, या कोई भी टीन, लाइक जैसे आप वो बॉटल वगैरह पीते हैं, तो उसके कंटेनर्स में वाटर ड्रॉप कुछ रह जाते हैं, तो आपने उसे प्रॉपरली डिस्कार्ड करना है। उसके अलावा प्रॉपर आपने सॉलिड वेस्ट जो है आपका, लाइक जितने भी आप प्लास्टिक बैग या पॉलीथीन बैग, या जितने भी आपके पास ये ग्लास या प्लास्टिक टूटे हुए जो पार्ट्स होते हैं, या लाइक जैसे आपके टायर वगैरह जैसे ख़राब हो जाते हैं, तो आप इधर उधर छतों पे रख देते हैं, तो आपने इसका जो डिस्पोजल करना है वो बड़ा केयरफुली करना है। इसी तरीके से आपने इम्प्रूव करना है वाटर स्टोरेज प्रैक्टिसेस को। पानी जो है ये कहाँ कहाँ जमा हो सकता है, लाइक अगर आप दरख्तों की बात करें, तो दरख्तों के जो ट्रीज़ के जो होल होते हैं वहाँ पे भी कमलेट हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके जो फ़र्श है वहाँ पे, अगर आपका वो टूटा हुआ फ़र्श है, वहाँ पे भी पानी रुक सकता है। इसी तरह आप अक्सर वॉशरूम वगैरह में भी पानी भर के रख देते हैं। कुछ लोग जो कुकिंग के लिए बाहर से फिल्टर वाटर लाते हैं, तो वो भी मतलब पानी के काफ़ी सारे बर्तनों में डिफरेंट उसमें केटल वगैरह में किचन में भर के रख देते हैं। लेकिन स्टोर करें आप वाटर को, बट उसे प्रॉपरली कवर करें, उसे खुला मत छोड़ें, क्योंकि अगर आप पानी को खुला छोड़ देते हैं, चाहे वो वॉशरूम में या चाहे आपका क्या कहते हैं आप किचन में, अगर आप उसे कवर नहीं करेंगे, तो एडीज मॉस्किटो जो होगा, इसे सिर्फ साफ़ पानी चाहिए होगा, सेकंड रुका हुआ पानी चाहिए होगा। तो ऐसी बात है, जो पानी आपने रखा हुआ है वो हरकत में तो बिल्कुल भी नहीं है ना, तो आपने इसको इम्प्रूव करना है। सेकंड, बायोलॉजिकल कंट्रोल में अगर देखा जाए, तो जो स्मॉल फिशेज़ हैं वो अक्सर ही मार देती हैं लार्वा ऑफ एडीज़, तो आपने स्मॉल फिशेस या क्रस्टेशियन वगैरह यूटिलाइज करने हैं एज बायोलॉजिकल कंट्रोल, इसकी ब्रीडिंग को रोकने के लिए। इसके अलावा रूम की भी प्रॉपर डस्टिंग आप करेंगे, वॉशिंग करते हैं तो प्रॉपरली पानी जो है वाइप कर देंगे, ताकि कहीं भी पानी रुका हुआ नहीं हो और एडीज़ उसमें ब्रीडिंग नहीं करें। तो जी क्लास, ये तो था एडीज़। होपफुली आपने ये देख लिया, आपको समझ भी आ गया। तो हम अब थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सरसाइज को। चैप्टर एंड हो गया हमारा। एक्सरसाइज में पहला कंपोनेंट एमसीक्यूज का है,
तो पहला एमसीक्यू से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। आपने एबायोटिक कंपोनेंट बताना है, तो वो है ऑक्सीजन। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट। सेकेंड एमसीक्यूज, व्हेन वी ईट ओनियन ओवर ट्रॉफिक लेवल। जब आप ओनियन खा रहे होते हैं तो आपका ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि आप डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड कर रहे होते हो। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच पेयर। आप इसमें से करेक्ट मैच पेयर को आइडेंटिफाई करोगे। यहाँ पे हमारे पास करेक्ट जो आ रहा है मैच, वो है रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज और एयर। मैंने आपको करवाया था कि आप एयर को रिसाइकल कर सकते हैं। एयर को कैसे रिसाइकल कर सकते हैं? लाइक जैसे एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो आप नाइट्रोजन को भी रिसाइकल कर सकते हैं, और आप कार्बन जो है आपके पास, उसको भी आप रिसाइकल कर सकते हो। उसके बाद इन द फूड चेन ट्री, आपको एक ये फूड चेन दिखा रहे हैं, उसका आगाज़ हो रहा है कैटरपिलर फर्स्ट है हमारे पास, फिर रोबन, फिर हॉक, फिर सियोट, और विच इज़ द सेकेंडरी कंज्यूमर। कह रहे हैं इनमें से सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? तो फर्स्ट तो हमें पता ही है कि आपके पास इन द फूड चेन ट्री, यहाँ पे जो कैटरपिलर है ये तो हमारे पास फर्स्ट ही है, तो सेकेंड हमारे पास रोबन होगा, सेकेंड ये होगा। In the ecosystem, the flow of dash is one way, while the flow of dash is are constantly recycle। तो ये एनर्जी और मिनरल होगा। एनर्जी जो है वन वे है, बट जो मटेरियल है आपके पास, ये मिनरल्स हैं, वो कॉन्टीन्यूसली रिसाइकल्ड हो रहे हैं। इन द फूड चेन, लाइक जैसे ग्रास, रैबिट, फॉक्स, बेयर, मशरूम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजर आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे एक मशरूम ही हमें डिकम्पोजर नज़र आया है, तो आप क्या कहेंगे? जस्ट वन टाइप। कितनी टाइप के डिकम्पोजर आए हैं? वन। ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, तो उन्हें डिकम्पोजर बोलते हैं। Which form of nitrogen is taken by the producers of the ecosystem? तो वो है हमारे पास नाइट्रेट। वैसे ये एमसीक्यूज हमारा इंक्लूडेड नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? 5 लेवल है। स्पीशी टू अपना बायोस्फीयर तक बताना है। फर्स्ट स्पीशी है, सेकेंड पॉपुलेशन, थर्ड आपके पास कम्युनिटी, 4 आपका इकोसिस्टम, और 5 बायोस्फीयर। तो टोटल 5 आपके पास इकोलॉजिकल लेवल है जो मैंने मेंशन किए। डिफाइन इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, तो आप इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे? इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक कम्युनिटी विद एबायोटिक कंपोनेंट, तो उसे आप इकोसिस्टम बोलेंगे, और उसमें कंपोनेंट आते हैं बायोटिक और एबायोटिक। और हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मटेरियल, ये मैंने आपको करवाया हुआ है, वही बिल्कुल आप करेंगे। एनर्जी का फ्लो वन वे और बट मटेरियल का फ्लो 2 डायरेक्शनल है। डिफाइन फूड चेन सीरीज ऑफ, क्या कहेंगे आप? न्यूट्रेटिव इंटरेक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म फीड्स बिफोर इट एंड इज फेड बाय आफ्टर इट। फूड वेब के इंटरेक्शन ऑफ आर नेटवर्क ऑफ डिफरेंट इंटरकनेक्टेड फूड चेन। हाउ वुड यू मीन बाय द कंसेप्ट 3R? इसमें भी लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, R1, R2 और R3। R1 से रिड्यूस था, R2 से रीयूज था, और R3 से रिसाइकल था। तो जी क्लास, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन थे। पायरामिड ऑफ बायोमास, ये आपका ये नहीं है क्वेश्चन, सेकंड भी नहीं है एक्सरसाइज में। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग टू, ये भी नहीं करना आपने। कंपटीशन प्रेडेटर, ये भी नहीं, बट इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपने सिम्बायोसिस करना है, सिम्बायोसिस वाला टॉपिक करना है। एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू द इम्बैलेंस, ये भी नहीं करना हम लोगों ने, और ये भी नहीं करना, बहुत कम में हमारी एक्सरसाइज। तो जी क्लास, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आज हमने किया डेंगू फीवर, एक इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है जो कि डेंगू वायरस के ज़रिए कॉज हो रहा है और उसे ट्रांसमिट। आपने अगर डेंगू फीवर के लिए आपने अपने घरों को भी साफ सुथरा रखना है, और पानी भी जो आपने स्टोर के लिए रखा है उसे आपने अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली कवर करके रखना है। थैंक यू क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।